Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do daily English with EA English. Day 13 with Effie. Hi Effie, how do you do? I am good, thank you. What about you? Great. Thanks Amna. Alhamdulillah. So, can you see the screen that I have shared to you? जी सर. Can you see the screen that I have sent you? I have shared you. Screen. Can you see the screen? Yes sir, I can see. Okay, so first we are going to start with using verb with the 4 different English tenses. Alright. Alright. So be ready. There is first sentence that is with the first verb that is abuse, जिसका मतलब है गाली देना. इसको हम फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो वो फिक्रे में क्या मतलब बनाएगा, सेकंड फॉर्म में क्या मतलब बनाएगा, थर्ड फॉर्म में इसका क्या बनेगा और फोर्थ फॉर्म में. तुम उसे गाली देते हो. अगर आप ये कहना चाहें, so in English we used first form, you abuse him. You abuse him. तुमने उसे गाली दी. You abused him. Abuse और abused ये दो वर्ब्स इस्तेमाल हो चुकी हैं. तुम उसे गाली देते हो. You abuse him. तुमने उसे गाली दी. You abused him. तुम उसे गाली दे चुके हो. You have abused him. यहाँ पे थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुई. तो ऐसी दो चीज़ें आप देखिए कि ये भी सेकंड फॉर्म की तरह है और ये भी सेम टू सेम मुशाबहत रखती है, रिजेम्बलेंस सेम है. तो इनमें डिस्टिंक्शन कहाँ से नज़र आएगी, हम इसको इस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे कि सेकंड फॉर्म डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ फिट हो जाती है, लेकिन थर्ड फॉर्म को हम फाइल के साथ जो है वो हम नहीं लगा सकते. उसके बीच हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है जो होती है हैव, हैज़, हैड. तो चुनांचे हम मौजूदा ज़माने की बात कर रहे हैं, दे चुके हो, तो फिर हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे. यानी यूँ कह लीजिए कि जब कभी भी हमने उर्दू में कहना हो चुका है, चुकी है, चुका हूँ, तो फिर हम हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल करेंगे. फोर्थ फॉर्म में यानी कि आईएनजी वर्ब में सब्जेक्ट के साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल किया और जिसका मतलब बनता है रहा, रही, रहे. तो रहा है, रही है, रहा हूँ के लिए हमें इज़ अब्यूजिंग, आर अब्यूजिंग, एम अब्यूजिंग का इस्तेमाल करना होगा. सो आमना, रिपीट आफ्टर मी. तुम उसे गाली देते हो. You abuse him. यू अब्यूज़ हिम. तुमने उसे गाली दी. You abused him. तुम उसे गाली दे चुके हो. You have abused him. ठीक है. तुम उसे गाली दे रहे हो. Are abusing him. अब्यूजिंग हिम. तुमने उसे गाली दी. You abused him. तुम उसे गाली दे चुके हो. You have abused him. So what is the difference between this abused and have abused? As you abused him इसमें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है और सेकंड फॉर्म हमेशा सब्जेक्ट के फौरन बाद आती है. और you have abused him इसमें हेल्पिंग वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं. इसमें सब्जेक्ट के फौरन बाद थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते. हमें सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ड यानी हैव, हैज और हैड का इस्तेमाल करना है. तो ये साबित हुआ कि ये अब्यूज्ड थर्ड फॉर्म है. तो ये इसकी क्या है, डिस्टिंग्विश. हमने इसको डिस्टिंग्विश किया. किस तरह से किया कि हैव, हैज़, हैड लिखा हुआ है, फ़ौरन बाद नहीं लिखा हुआ अब्यूज्ड. ऑलराइट. यू अब्यूज़ हिम, तुम उसे गाली देते हो. यू अब्यूज्ड हिम, तुमने उसे गाली दी. यू हैव अब्यूज्ड हिम, तुम उसे गाली दे चुके हो. यू आर अब्यूजिंग हिम, तुम उसे गाली दे रहे हो. The next verb that I have selected for you is understand. Understand, how we use that. Understand has, with the first verb, form of verb is understand, understood, understanding
or understood like that. Okay. मैं उसे समझता हूँ. I understand her. मैंने उसे समझा. I understood her. मैं उसे समझ चुका हूँ. I have understood her. मैं उसे समझ रहा हूँ. I am understanding her. आई एम अंडरस्टैंडिंग हर. यूँ कह लें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म. अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग. वही बात यहाँ पे भी दोबारा बताने वाली है कि चुका हूँ और समझ चुका हूँ और समझा में क्या फ़र्क है. समझे में ये फ़र्क है कि अंडरस्टूड लिखा हुआ है और समझ चुका हूँ में ये फ़र्क है कि हैव अंडरस्टूड लिखा हुआ है. बट ये जो अंडरस्टूड सिंपली आफ्टर द सब्जेक्ट फौरी बाद इमीडिएटली लिखा हुआ है, इंस्टेंटली लिखा हुआ है, तो ये सेकंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. बट दिस वन जो हैव के बाद है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. अच्छा, तुम उसे समझते हो. You understand her. ठीक है, तुमने उसे समझा. You understood her. तुम उसे समझ रहे हो. You are understanding her. तुम उसे समझ चुके हो. You have understood her. अच्छा, अब हम हर की बजाय यानी तुम उसे, ये जो उसे है ये मेल है, यानी कि दोस्त है उसका. तुम उसे हम उसे समझते हैं. We understand him. अगर मैं कहूँ कि कोई बात है उसकी समझ आना, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे हर, हिम की बजाय इट, यानी इट का इस्तेमाल करेंगे ना. जो चीज़ बेजान हो या कोई क्वेश्चन हो, किसी भी लॉजिक को भी हम इट का इस्तेमाल देते हैं. कोई तहरीर हो, कोई लेटर हो, कोई ख़त हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई मैटर हो, कोई अफेयर हो, हम उसको उसका जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्टिव हालत में उसका जो प्रोनाउन है वो इट ही है. इट का इस्तेमाल बेजान के लिए इस्तेमाल होता है. मैं इसको समझता हूँ, यानी इस सवाल को मैं इसको समझता हूँ. I understand it. मैंने इसको समझा. I understood it. इट. ओके. लेकिन एक और चीज़ भी है कि बेशतर वर्ब्स होती हैं. फिर ये तो बेसिक था ना. आप अंडरस्टैंड की बजाय गेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टेक इट का इस्तेमाल, मेक इट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. यानी वो चीज़ें जो जिस तरह की जानब हम चल रहे हो उस पर डिपेंड करता है. ये उस मीनिंग में आ जाता है. आई कैन गेट यू, मैं आपको नहीं समझ रहा, वो वॉइस की समझ नहीं आ रही. फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारी इंटरप्शन हो, नेटवर्क की आवाज़ जो है वो कट रही हो, तो वो वॉइस आपको आप गेट नहीं कर पाएंगे. सॉरी आई कुडंट गेट यू. या फिर कम्युनिकेशन में देयर इज़ इशू कि शोर हो रहा है या बात की समझ ही नहीं आई, चाहे मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ और तेज़ी तेज़ी से बोल गया हूँ, तो वो भी क्या होता है, सॉरी आई कुडंट गेट यू. सॉरी आई कुडंट गेट यू. उसके लिए आप 2-3 अल्फाज आप जहन में रखिए. आपको क्या कहने हैं, कम अगैन मतलब दोबारा बोलिए. सॉरी आई कुडंट गेट यू, मैं आपको समझ नहीं सका. यस. कम अगैन का मतलब होता है दोबारा बोलिए. ये उस सेंस में होता है जब किसी से कम्युनिकेशन की जा रही हो. कम अगैन मतलब दोबारा बोलिए. ऑलराइट. Alright. अब यहाँ पे अगला जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें आपको थोड़ा सा एक तहरीर है आपके सामने. ये फ़र्स्ट फॉर्म को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं. फ़र्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करने की ये मशक है. ऑन द वीक एंड वी मेक अप अर्ली, we wake up early and go for a hike on the mountain. It is so nice to smell the fresh air and see the wild animals. We stay there for about 3 hours
and bring our lunch with us. As you can see, my family loves nature. यहाँ पे हमने कलेक्ट करना है किन चीज़ों को, वर्ब्स को. ओके, ऑन द वीक एंड, यहाँ पे कोई वर्ब मौजूद नहीं है. आगे वी आ रहा है, ये सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एक वर्ब आ रही है जो है वेक. तो वेक फर्स्ट वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. वी वेक अप अर्ली, वी वेक मतलब जागना. तो वी मेक हम जागते हैं. आगे लिखा हुआ है इट इज़ सो नाइस टू स्मेल द फ्रेश एयर एंड सी द वाइल्ड एनिमल्स. यहाँ पे स्मेल मतलब उसको, स्मेल के दो मतलब होते हैं. एक तो स्मेल को अगर हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें तो उसका मतलब होता है एक ऐसी वो जिसका भी पता नहीं है कि गुड स्मेल या बैड स्मेल. ऑलराइट, स्मेल का मतलब होता है जो आपको नाक के ज़रिए आप इनहेल कर रहे होते हैं, उसके बारे में अभी कंफर्म नहीं है. तो स्मेल को सिर्फ बू बोला जाता है, खुशबू या बदबू, अभी नॉट श्योर. द फ्रेश एयर एंड सी द वाइल्ड एनिमल. अच्छा, सी देखना, लेकिन यहाँ पे क्या है, देखते हैं. स्मेल सूंघना, सूंघते हैं. वी स्टे हम ठहरते हैं. ब्रिंग हम लेके जाते हैं. एज़ यू कैन सी जैसे आप देख सकते हो. ओके, यहाँ पे हमने अब ट्रांसलेशन करनी है. ऑन द वीकेंड हम हर हफ्ते, हर वीकेंड पे वी वेक अप अर्ली हम जल्दी उठते हैं. तो जल्दी उठते हैं ऐसा क्यों कहा गया है, इसका ये क्यों नहीं मतलब कि हम जल्दी उठे, क्योंकि इसमें फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल, जी क्योंकि हम इसमें या क्योंकि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल है. ये फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है. जी, अगर सेकंड फॉर्म वोक अप लिखा होता तो फिर इसका मतलब होता कि हम जल्दी उठे. वी वोक अप अर्ली लिखा होता तो चुनांचे लिखा है वो वेक अप अर्ली. तो आप भी अपनी रूटीन में जब बोलें तो आप कह सकते हैं वो वेक अप अर्ली, हम जल्दी उठते हैं. एंड गो फॉर हाइक, और हम जाते हैं. हाइक एक वो मतलब होता है जो पहाड़ों के ऊपर चलना होता है. वैसे तो वॉक होता है ना नॉर्मली, गो फॉर अ वॉक, हम पैदल चलने के लिए निकलते हैं या वॉक करने के लिए निकलते हैं. ओके, ऑन द वीक एंड वी वेक अप अर्ली, इसका क्या मतलब है? हम वीकेंड पे हम सुबह सवेरे उठते हैं. एंड गो फॉर अ हाइक, हम चलते हैं हाइक के लिए. ऑन द माउंटेन पर. इट इज़ सो नाइस टू स्मेल द फ्रेश एयर, बहुत अच्छा लगता है अच्छी जो फ्रेश एयर होती है ना, ताज़ा हवा को स्मेल करके, ताज़ा हवा को खा के. एंड सी द वाइल्ड एनिमल्स, और किसको देखकर, जंगली जानवरों को देखकर. वी स्टे देयर, हम वहाँ ठहरते हैं. वी सब्जेक्ट, स्टे वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देयर वहाँ ऑब्जेक्ट, यानी कि ये किसी जगह का प्रोनाउन है. हम वहाँ ठहरते हैं. अब ये किसका प्रोनाउन है? माउंटेन का, जंगल का, पहाड़ों का यानी वाइल्ड का, और माउंटेन का. वी स्टे देयर, हम वहाँ ठहरते हैं. फॉर अबाउट 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए. कितने घंटे के लिए? 3 घंटे. हम वहाँ 3 घंटे के लिए ठहरते हैं. एंड ब्रिंग आवर लंच, और हम अपना लंच लेके जाते हैं. अब ब्रिंग का क्या मतलब है? लाना, लेके जाना. ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ले जाते हैं. अगर लिखा होता ब्रॉट तो लेके गए. जैसे लिखा होता वी ब्रॉट आवर लंच, हम अपना लंच ले गए. सो वी ब्रिंग अवर लंच, हम अपना खाना लेकर गए. विद अस, अपने साथ. तो वी ब्रिंग अवर लंच विद अस, हम अपना खाना अपने साथ लेके जाते हैं. एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं. एज यू कैन सी क्या मतलब इसका? जैसे कि आप देख सकते हैं. हाँ, बाज़ का तो आपको कहना पड़ रहा है. एज यू कैन सी माई फैमिली लव्स नेचर, मेरी फैमिली को फितरत पसंद है, नेचर पसंद है. माई फैमिली लव्स, ये फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है जो सिंगुलर के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि फैमिली का फैमिलीज़ बन जाता होता है, मैनी फैमिलीज़. तो यहाँ पे हम लव्स कहेंगे. अगर यहाँ पे पुलिस लिखा होता फिर पुलिस के साथ लव आना था, यानी कि एस नहीं लगना था. बहरहाल अभी तो हम टेंशन नहीं कर रहे. तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है लव, यहाँ पे ब्रिंग है फर्स्ट फॉर्म,
of the verb, or stay, smell, wake up. Alright. Alright. My name is Annie and this is what I normally do. I do फर्स्ट फॉर्म, यानी डू का मतलब अगर करना हो तो फिर इसका क्या मतलब है, करता हूँ या करती हूँ. आई लव टू वॉक ऑन मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग पर वॉक करना पसंद करती हूँ. आई लव, मैं पसंद करती हूँ. टू वॉक करना. ड्यूरिंग द वीक, यहाँ पे हाइक भी आ जाना था. ऑलराइट, यहाँ पे वाइक लिखा हुआ है, यहाँ पे जी. वॉक लिखा हुआ है तो हाइक भी आ सकता था. ड्यूरिंग द वीक, हफ्ते में आई वेक अप अर्ली, यानी ड्यूरिंग द वीक. वीकेंड या वीकेंड पे आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ या जल्दी उठती हूँ. वेक अप एंड गो फॉर स्मॉल वॉक, और थोड़ी सी वॉक के लिए निकलता हूँ या निकलती हूँ. ऑन द मॉर्निंग पर, पहाड़ों पर. आई यूजली गो, यूजली आम तौर पर. आई गो, मैं जाता हूँ. आई यूजली गो, मैं आम तौर पर जाता हूँ. विथ माई फादर और माई ब्रदर्स, या दो अपने भाई के साथ या अपने वालिद के साथ जाता हूँ या जाती हूँ. ऑलराइट, बेस्टर वर्ब्स लिखी हुई हैं सब्जेक्ट के साथ. फर्स्ट वर्ब वी लाइक, आई गो. सिमिलरली लिखा हुआ है आई टेक, ही वर्क्स, वी हैव. तो ये सारी फर्स्ट फॉर्म है. इनके सब एंडिंग पे अब क्या आएगा, जाता है, जाती है, जाता हूँ, जाते हैं. ओके. ओके. नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास यूजिंग विल एंड शैल. ये इसका मतलब होता है जब कभी आपने अपनी बात में कहना हो गा, गी, गे. आम लफ्ज़ों में आपने जब उर्दू में कहना हो आएगा, जाएगा, खाएगा, लोगे, आएंगे. अब फॉरगेट अबाउट कि मैं ये नहीं कह रहा कि आ चुका होगा, आ रहे होंगे. वेरी सिंपल. आएगा, जाएगा, खाएगा, यानी आखिर पे गा, घी, गे आना चाहिए. कोई रहा या चुका नहीं होना चाहिए, सिर्फ गा, गी, गे. जैसे वो कल आएगा, हम उससे बात करेंगे. वो कल गाँव जाएगा, पता नहीं क्या होगा. समझने की कोशिश इस तरह से कीजिएगा कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है कि फ़िक्रे की जो रेस्ट ऑफ द लेंथ होती है वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है. डेट, टाइम, प्लेस, किस टाइम, किस जगह, किसके साथ, कहाँ, क्यों, किस रीज़न से, वो तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. सब्जेक्ट में आपके पास आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये जहन में होना चाहिए. आई, वी, यू, दे, ये जहन में होना चाहिए. ये सब्जेक्ट्स शुरू में ही आते हैं. दुनिया का हर फिक्रा इन सब्जेक्ट से शुरू होता है. साथ ही साथ हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे ऐसे फ़िक्रों में जहाँ आता हो गा, गी, गे. कल आएगा तो यहाँ पे कम का आना चाहिए, यानी कि वो है तो सब्जेक्ट ही है. आएगा, कम आएगा. हम उससे बात करेंगे तो वी आ गया, फिर यहाँ पे टॉक आ जाएगा, बात करना. हम वी सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, बात करेंगे, टॉक आ जाएगा. लेकिन ये जो गे, गागी, इसकी इंग्लिश है वो है विल और शैल. क्या है, विल और शैल. विल और शैल. तो विल और शैल डिफरेंटली तौर पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है. आई और वी, इन दोनों के साथ शैल का इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी. तो डायरेक्टली हम कभी भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे. फौरी बात, सब्जेक्ट के फौरी बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा. लेकिन विल किन के साथ इस्तेमाल होगा, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जैसे यू, दे, ही, शी, इट, नेम. फिर विल आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा. हमें डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म नहीं इस्तेमाल करनी. हमें क्या इस्तेमाल करना है, विल और शैल. आपको 3 वर्ब्स दी जाती हैं. उसकी पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी और चौथी भी बताई जाती है.
ठीक। हमारे पास वर्ब्स हैं कम, लुक, ईट। कम आना, लुक देखना, ईट खाना। ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको हेल्प करेगा। बस ये दो बातें ज़हन में रखना, कम आना, लुक देखना, ईट खाना। ये जैसे कि सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़े तो फिर ही हम इस्तेमाल करेंगे ना, कम, केम। अगर थर्ड की पड़े तो यहाँ से देख लेना कम है, फोर्थ की पड़े तो कमिंग लिखा हुआ है। सिमिलरली लुक की फर्स्ट फॉर्म लुक देखना, लुक्ड, लुक्ड, लुकिंग। ईट खाना, एट खाया, ईटन खा चुका, एटिंग खा रहा। तो ये आपको वर्ब्स इस्तेमाल होंगे जब हम टेंसेस करेंगे। बाय द वे आज के जो हम विल और शैल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे नज़र रखनी है, कम आना, लुक देखना, ईट खाना। वो कल आएगा, तो आई में हमें आने की चाहिए। इन तीनों सेंटेंसेस में हमें आने की इंग्लिश आनी चाहिए। किसकी? आने की। जैसे कि वो कल आएगा, ठीक। इसमें वो कौन है? सब्जेक्ट। वो की इंग्लिश क्या है? ही होएगी ना। जैसे कि ही, हमें ये फार्मूला से देखना होता है कि वो ही है, तो ही के साथ जो अगला शब्द लफ्ज़ है वो है विल। क्या है? विल। तो यहाँ पे हमें, आर यू गेटिंग मी आमना? हेलो। ओके, वेलकम बैक। वो यानी कि एक मेल है, क्योंकि गा लिखा हुआ ना वो, तो यहाँ पे ही को हमने यहाँ पे शुरू में इस्तेमाल कर दिया। अब नेक्स्ट जो था वो हमारे पास वो है विल। क्या है? विल। तो विल को हमने इस्तेमाल किया, फार्मूला वाला विल जो हमें मिला। फ़ौरन बाद हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया। किसका? फर्स्ट फॉर्म का, कम। हमने फिर इसको इस तरह से लेके आए, वो गा आए कल, वो ही गा यानी कि विल कम फर्स्ट फॉर्म आए। अगर यहाँ पे मकसूद होता कि सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करो, फार्मूले के ऊपर नज़र रखें, तो फिर हमने केम लिखना था, क्योंकि कम की सेकंड फॉर्म केम है। तो विल और शेल के बाद कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं है। विल और शेल के बाद हमें सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है। मैं कल आऊँगा, आई शैल कम टुमारो। अब यहाँ पे हमने इसको शैल का इस्तेमाल करना, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो ये सब्जेक्ट्स हैं आई और वी, यानी मैं और हम, अगर इन दोनों में से फ़िक्र के शुरू में मैं लिखा हो या हम लिखा हो, तो हम शैल का यूज़ करेंगे। किसका? शैल का। तुम कल आओगे, तुम कल आओगे, यू विल कम टुमारो। तो यहाँ पे हमने यू का इस्तेमाल करना है। किसका? यू का। तुम गे आओ कल, यू विल कम टुमारो। ऑलराइट। अब आपसे पूछा जाता है वो कल आएगा, ही विल कम टुमारो। मैं कल आऊँगा, आई शैल कम टुमारो। तुम कल आओगे, यू विल कम टुमारो। दूसरी हमारे पास वर्ब है देखना। ये लुक देखना होता है, किसी चीज़ को देखना। मैं देखूँगा, मैं से मुराद आए। अब गा, जो मैं का गा है वो है शैल। शैल। मैं गा देखूँ, लुक, सी, वॉच। डिपेंड करता है कि आपने देखना क्या है। जैसे प्रोग्राम देखना तो वॉच आएगा, टेलीविज़न देखना वॉच आएगा, मैच देखना वॉच आएगा। किसी लड़की को देखना, किसी लड़के को देखना, लुक आएगा। किसी मंज़र को देखना, साइट को देखना, लुक आएगा। आई एम लुकिंग एट दिस पिक्चर, आई एम लुकिंग एट दिस गाय, आई एम लुकिंग एट द एनिमल। और सी वो होता है कि हालात को देखना, जजमेंट करना। लेट्स सी, देखते हैं। मैं देखूँगा कि मैं आता हूँ कि नहीं, आई शैल सी, वो होता है जिसमें अभी अंदाज़न देखूँगा यार, अभी श्योर नहीं है, सो वो सी होता है। चेक एंड बैलेंस करना, सी होगा। क्या होगा?
सी, चेक एंड बैलेंस। मैं देखूँगा, आई शैल सी। मैं एक किसी लड़के को देखूँगा, किसी लड़की को देखूँगा, किसी आइटम की तरफ देखूँगा। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी तरफ देखना लुक कहलाता है। मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पहले भी एक दफ़ा कर चुका था कि अगर आप टीवी के अंदर देखते हैं, वो आप वॉच कर रहे होते हैं। जिस तरह से आप लिसन कर रहे हैं ना रेडियो को, उसी तरह आप वॉच भी कर रहे हैं। साथ ही साथ आप उसकी जो आवाज़ सुन रहे हो वो लिसन हो रही है टीवी के अंदर। अगर आप टीवी को वैसे बंद टीवी को देखो तो वो क्या होगा? लुक एट द टीवी, लुक एट द फैन, look at the computer, look at the mobile. Okay, look my mobile is very beautiful. Okay, तो उनके लिए लुक आएगा। सी होता है कि कोई हालात को देखना, जज करना, जजमेंट करना। मैं आई शैल सी द मैटर, मैं मामला देखूँगा, यानी वो आँखों से देखने के बगैर होता है। एक चीज़ होता है मैं आपको देख सकता हूँ, आई कैन सी यू। ओके, मैं देखूँगा, आई शैल लुक। वो देखेगा, ही विल लुक, ही विल लुक। वो देखेंगे, अब ये ज़्यादा है, दे विल लुक। तो याद रखिएगा, आई और वी के साथ सिर्फ शैल आएगा, बाकी सब के साथ विल आएगा। तो विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म कभी मत भूलिएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट है फ्रेम, उसमें ये बताया गया है, हम खाना खाएंगे। अब हम कौन है? वी के जो गए हैं वो शैल आएगा। क्यों? आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसमें फॉर्म कौन सी मकसूद है? खाना, यानी खाएंगे। खाए मीन ईट, ऑलराइट, सॉरी, ईट फूड। तुम खाना खाओगे, यू शैल आएगा, यू विल आएगा? गुड, यू विल ईट फूड। बहुत ज़हीन हो गए आप लोग अब तो। वो खाना खाएगा, यू विल ईट फूड। यू आर गुड गाइस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। हम परसों आएंगे, हम परसों आएंगे। अगर हम आपसे ये पूछें कि हम परसों आएंगे तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? A day after tomorrow, इसका मतलब है परसों। वो आज नहीं आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, वो आज नहीं आएगा, वो आज नहीं आएगा। गाइस, वो आज नहीं आएगा, इसकी इंग्लिश बताइए कमेंट्स में। हम परसों आएंगे, मैं परसों आऊँगा, तुम परसों आओगे, वो परसों आएगा। वो आज नहीं आएगा, मैं आज नहीं आऊँगा, तुम आज नहीं आओगे। इनके आप इंग्लिश कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फार्मूला आपके सामने है, इनके सब्जेक्ट्स चेंज कीजिएगा। पहले तो ये बताइए सब्जेक्ट्स होते क्या हैं? सब्जेक्ट्स होते हैं मैं, तुम, हम, वो, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। ये चेंज करने आपने। फ़िक्रे की शुरुआती जो हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, यानी हम से फ़िक्रा शुरू होता है, आपने तुम से शुरू करना है, उनसे शुरू करना है, वो से शुरू करना है, फिर वो से शुरू करना है, फिर वो से शुरू करना है। जैसे वो परसों आएंगे, वो परसों आएगा, वो परसों आएगी। तो इस तरह के आपने हमें बताना है। और फिर हम नेक्स्ट करेंगे विल के साथ बी का इस्तेमाल। वो हम आपको सारा कुछ लेटर ऑन बताएंगे। हैव अ गुड टाइम and assalamu alaikum from me and my FA. Have a good time guys, see you, Allah Hafiz.